बिल्कुल आपको उतार के सोना चाहिए फॉर योर कंफर्ट सेक। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाएगा अगर आप पहन के सोओगे तो उसके लिए नहीं उतारना है, बट फॉर योर कंफर्ट एंड वेलबींग आपको उतार के सोना चाहिए। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, बिना स्पोर्ट्स ब्रा पहने एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाय द वे, मेल ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो अ थिंग। ऑफ कोर्स केसेस थोड़े से कम हैं, अच्छी बात है वो, पर मेल ब्रेस्ट कैंसर्स आर ऑल्सो देयर। ऑयल आपके कोई भी बॉडी पार्ट के लिए नरिशिंग होता है, तो ऑयल करने से, मसाज करने से साइज पे चेंजेस होंगे, दैट इज अ मिथ। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है फॉर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप मसाज कर सकते हो। अगर अंदरूनी सूजन या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फील हो रहा है हार्ड जैसा, नॉट जैसा, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपको आगे कोई दिक्कत है या नहीं। ब्रेस्ट का साइज होता है दैट हैज़ सो मच टू डू विद जेनेटिक्स, कि अगर मेरे मम्मी को, मौसी को, नानी को जैसे होंगे वैसे ही मेरी सिचुएशन, मेरी साइज होने वाली है। इट हैज़ सो मच टू डू विद आवर जेनेटिक्स। सेकेंड इज़ गोइंग टू बी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ डिसाइड होता है। आपको पता होगा कि प्यूबर्टी तक कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, लाइक 1 साल से 8-9 साल तक के बच्चों को। उसके बाद सडनली उन्हें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों अलग तरीके के इनर वेयर्स पहनने पड़ रहे हैं। हाँ, आई यूज टू स्लाउच एंड आई यूज टू कवर माई ब्रेस्ट विथ माई हेयर, और बैग ऐसे आगे रख देती थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था जब तक रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का चैप्टर आए मेरी बायोलॉजी में, उससे पहले ही मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। जितने भी वुमेन ऑडियंस है, आज का सेशन आपके लिए है। आई एम श्योर आप कभी ना कभी अपने ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस तो हुई होंगी। आपको लगता है कि क्या मेरे ब्रेस्ट परफेक्ट हैं या नहीं है। तो आज के सेशन में हम इस सारी ऑकवर्डनेस दूर करेंगे। हम आज बात करेंगे ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, नो वॉचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे एनबीटी लाइव के स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिताली राठौड़, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनको आप डॉक्टर यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मैम, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ऑकवर्डनेस का टॉपिक बन चुका है। बहुत सारी वुमेन हैं जो अपने ब्रेस्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट फील नहीं करती, एंड जितना कि मैंने बताया कि इसके लिए कॉन्फिडेंट फील करना भी बहुत ज़रूरी है, इवन इसके लिए अवेयरनेस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट हेल्थ है उसके लिए अवेयरनेस क्यों इतनी ज़रूरी है, और कैसे एक वुमेन है वो अपने ब्रेस्ट का अच्छे से ख्याल रख सकती है। सो ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमॉन्ग्स्ट वुमेन। तो इसी के लिए हमें ये सारी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट हेल्थ जो है फिजिकल, एनाटॉमिकल और फंक्शनल हेल्थ वो सही है या नहीं। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैम, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि बहुत सी वुमेन हैं ये सोच के कंफ्यूज रहती हैं कि ब्रेस्ट चेकअप कैसे करना चाहिए, कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि मेरे ब्रेस्ट में सब कुछ ओके है या नहीं है। ओके, सो उसके लिए 2 तरीके की चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो एक बार आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी। लेट्स से कि मुझे पीरियड आए हैं 1 मार्च को, 5th तक लास्ट करेंगे। सो 6th और 7th को आई विल गो एंड सिट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड आई विल एग्जामिन माई ब्रेस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड, कि स्ट्रक्चर वगैरह सही है, एक ऊपर नीचे है या नहीं, निप्पल्स और अरियोला ठीक से है या नहीं, वो सारी चीज़ें। एंड देन आई विल स्टार्ट एग्जामिनिंग ब्रेस्ट फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर टू अनदर टू अनदर। सो यहाँ उंगलियों के पल्प से हमें सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करना है ऊपर से नीचे की तरफ।
if I'm finding some lump or a hard structure, तो second step is going to be clinical breast examination. तो वो डॉक्टर के पास जाके हमें एग्जामिन करवाना होगा. सो दीज टू आर द मेजर मॉडलिटीज जिससे हमें पता चलेगा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि हमारी ब्रेस्ट हेल्थ सही है या नहीं. ओके मैम, आपने पीरियड्स की बात बताई थी कि पीरियड्स के टाइम के बाद भी यू कैन चेक कि आपका ब्रेस्ट साइज सेम है या नहीं है. तो पीरियड्स के टाइम पे ना या उससे पहले भी वुमेन को ना कभी कभार ब्रेस्ट में भी पेन होता है, ऐसा फील होता है. एक्चुअल में ये कुछ कॉज है या कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकता है? हाँ, जो कंडीशन आप बता रही है उससे हम कहते हैं साइक्लिकल मास्टेल्जिया. तो देखो वुमेन की लाइफ में ना बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बहुत मैं नहीं बोलना चाहूँगी. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट फेज हमारा जो है उसे कहते हैं पीरियड्स. देन वी हैव अ फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. तो ल्यूटियल फेज के दौरान पीएमएस का जो टाइम होता है लास्ट डेट ऑफ पीरियड के 7 या 10 दिन एक्सपेक्टेड पहले, उस दौरान ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना इज़ वेरी कॉमन. ठीक है, तो उसके लिए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होना, ये 5-6 रीजंस की वजह से ब्रेस्ट में तनाव फील होता है और औरत को ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट हैवी फील हो रहे हैं. So this is what the cyclical mastalgia is. This is how we can differentiate कि ये regular है या regular नहीं है और उसके हिसाब से हम उसे treat कर सकते हैं. ओके सो अभी जैसे आपने बताया कि पेन किन रीजन से हो सकता है ड्यूरिंग द पीरियड्स और मे बी बिफोर द पीरियड्स, आफ्टर पीरियड्स भी हो सकता है. बहुत से लोगों को ना, जितनी भी वुमेन है आई थिंक वो अग्री करेंगी, उनको ना ऐसा लगता है कि उनका एक ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा साइज में ज़्यादा बड़ा है और एक है वो छोटा है. तो ये नॉर्मल होता है या फिर कोई कंसर्निंग चीज़ है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है. ओके हाँ, थोड़ी डिग्री में चढ़ाव उतार होना इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल. ओके जब हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आजकल ना शुरुआत से जो लड़कियां होती हैं उनको इतना अवेयर नहीं किया जाता है रिगार्डिंग द ब्रा साइज. तो कैसे एक वुमेन है वो अपने ब्रा साइज सिलेक्ट करती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो मेजर टेप लेके हम ब्रेस्ट की साइज मेजर करते हैं और उसी से कप साइज डिसाइड करते हैं. बट जब सबसे पहली बार डिसाइड करते हो तो जैसे हम सर्दी बुखार आया है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही यहाँ के कोई शॉप में जाके हमें साइज चेक करवाने के बाद ब्रा सिलेक्ट करनी चाहिए. ओके मैम ये टॉपिक जो है ना ब्रेस्ट हेल्थ का बहुत ही एक ऑकवर्डनेस तो रहती है, हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं. तो क्या क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं कि अगर कोई वुमेन है उसका ब्रेस्ट में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ओके मेरी ब्रेस्ट हेल्थ ठीक नहीं है, अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हैवीनेस फील होगा, निप्पल या अरियोला में से कोई डिस्चार्ज आएगा, स्किन जो होगी वो ऑरेंज की जो स्किन होती है, पीयूडी ऑरेंज अपीयरेंस, वो भी कैंसर का एक साइन सिम्टम हो सकता है. अगर अंदरूनी सूजन या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फील हो रहा है हार्ड जैसा, नॉट जैसा, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपको आगे कोई दिक्कत है या नहीं. ओके सो आई एम श्योर जो भी सिम्टम्स आज आपने बताए हैं वो हमारी जो वुमेन ऑडियंस है, अगर उनको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. पहले उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए मैम? सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ ट्राई करना चाहिए. नहीं, सबसे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से करना चाहिए कि हर बारी आपके पीरियड्स आके ख़त्म होते हैं तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है. कुछ भी अबनॉर्मल फाउंड होता है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर को भी लगता है कि कुछ है तो वो आपको मेमोग्राफी एडवाइस करेंगे. मेमोग्राफी इज़ अ स्क्रीनिंग टूल फॉर ब्रेस्ट कैंसर. तो उससे पता चलेगा कि नोड्यूल्स, लम्प्स कुछ है या नहीं है. अगर कुछ ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो आगे एमआरआई भी आपको एडवाइस कर सकते हैं. ओके मैम आपने अभी लम्प्स के बारे में बात की थी. लम्प्स कैसे फील होता है, मतलब कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, है कुछ अलग है हमारी बॉडी में?
आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, ब्रेस्ट का जो बेस होता है वो मसल से बना हुआ होता है, उसके ऊपर फैट होता है और बीच में डक्ट्स होते हैं जहाँ से फ्यूचर में मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो जब आप आपकी उंगलियों के बॉल और फिंगर से एग्जामिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉट्स जैसा कुछ है या हार्ड स्ट्रक्चर है, या अगर फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है तो ये दो तरफ से मूव होए जा रहा है। तो जैसे आप फील करोगे तो अनयूजुअल होगा तो आपको पता चल जाएगा। वही केस में अगर आप रेगुलर एग्जामिनेशन कर रहे होंगे तो अगर आपने उठ के 35 साल की उम्र में पहली बार एग्जामिन किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ओके मैम, सिर्फ ब्रेस्ट पे फील करना है या फिर अंडर आर्म्स के एरिया में भी फील करना जरूरी है? यस, सो इट बिगिंस विथ प्रॉपरली ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। मिरर के सामने खड़े होकर पहले इंस्पेक्शन करना है, फिर पाल्पेशन करना है 4 क्वाड्रेंट पे, और फिर एक्सिला में जाके अंडर आर्म में जाके आपको पाल्पेट करना है कि वहाँ पे कोई नोड्यूल्स या डक्ट्स या कुछ भी अबनॉर्मल फील हो रहा है या नहीं। डॉक्टर, मसल्स एंड लम्प्स डिफरेंट कैसे होते हैं? बिकॉज हम बहुत लम्प्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि अगर आपको थोड़ा भी अनयूजुअल फील होता है तो वो लम्प्स हो सकते हैं, लेकिन वो मसल्स भी हो सकता है, आई थिंक वो भी सेम फील करते हैं। तो जो वुमेन है वो कैसे डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है? बहुत इजी एग्जाम्पल है, देखो ये यहाँ पे भी मसल है, यहाँ पे भी Yes. मसल है, ओके। तो मसल आपको ऐसे फील होंगे, लम्ब्स होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नोड्यूल्स है, जैसे कुछ गठाने बनी हुई है। हाँ, तो अगर सिंपल सा साफ सुथरा है जिसके ऊपर ब्रेस्ट टिश्यू मूव कर रहा है तो ये मसल होंगे। अगर आपको ऐसा फिंगर जैसा या कोई डक्ट जैसा फील होगा तो हम सोच सकते हैं कि ये लम्ब्स होंगे। ओके, सो जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की हम बात करें, कितने टाइम पीरियड में करते रहना चाहिए वुमेन को? हर महीने करना चाहिए, फ्रॉम द एज 20 to 65। ओके मैम, जब आप एग्जामिनेशन की बात करी थी, यू मेंशन कि मेमोग्राफी भी कराई जाती है। तो मेमोग्राफी सिर्फ अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तब करवानी है या फिर आप यूजुअली भी ऐसे जाके करवा सकते हैं? अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तब Okay. तो डेफिनेटली करवानी है। अगर आपके घर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपकी मम्मी को, मौसी को, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या आपकी नज़दीकी फैमिली में, तो भी आपको करवानी है। अदर देन दैट आप 3 ईयरली बेसिस पे करा सकते हो, जस्ट लाइक पेप्समियर। ओके मैम, अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आपको ये बहुत ऑफनली करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है? हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट से संबंधित है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ब्रेस्ट है उससे रिलेटेड और क्या क्या प्रॉब्लम्स वुमेन की बॉडी में हो सकती हैं? एक तो साइक्लिकल मैस्टेल्जिया होता है, जो पीरियड्स आने से पहले आपको ऐसा लगना कि अंदर पानी भर गया है, हैवीनेस लगना, टाइटनेस लगना, विच इज़ वेरी कॉमन। सेकेंड इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट। वो जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड की गठाने होती है, इट इज़ लाइक अ स्मूथ मसल ट्यूमर, तो वो वहाँ पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। थर्ड इज़ कि निप्पल में से पानी जैसा, मिल्क जैसा डिस्चार्ज होना जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, तो वो होता है। दीज 3 एंड अलॉन्ग विद दैट अबनॉर्मल इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, निप्पल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, 2 निप्पल्स का कलर अलग होना, कोई लम्प्स फील होना, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमनली सीन विद ब्रेस्ट हेल्थ। ओके एंड जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट भी नहीं है, उससे पहले भी मिल्क डिस्चार्ज होता है, तो वो कंडीशन में क्या करना चाहिए वुमेन को? तो हमें सबसे पहले तो टेस्ट करवाना चाहिए। देखो, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई विमेन एंटी डिप्रेसेंट दवाई लंबे टाइम से ले रही है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, या वो कोई और ग्रुप की दवाई है जो क्रॉनिक दवाइयों की पीरियड से के साथ ले रही है, तो उसकी वजह से उन्हें हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होके मिल्क डिस्चार्ज होना कॉमन है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, एग्जामिनेशन कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जिससे पता चलेगा कि ये हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया किस चीज़ की वजह से है। कभी कभी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके साथ भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होता है। तो अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं सिंपल दवाइयों की मदद से। ओके, सो अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है तो भी वो आपके ब्रेस्ट पे इफेक्ट दिखा सकता है? यस, उससे आपको हेडेक रहेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि 2 चीजें दिखाई देंगी।
हाँ, तो ब्रेन का ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो भी हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के लिए जवाबदार होता है। ओके, सो अगर मैम किसी वुमेन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस या कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? हाँ, बहुत से लोगों को होता है ये, जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, द साइक्लिकल मास्टेल्जिया। तो पीरियड्स आने से 7 to 10 डेज़ पहले आपको ऐसा लगेगा कि सूजन जैसा हो गया है, हेवीनेस है, कुछ स्ट्रेचिंग जैसा लग रहा है। अगर ब्रा निकाल रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी फ़ील हो रहा है। चलने के टाइम भी किसी-किसी को ये महसूस होता है। आई कैन से दिस स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तब मेरी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी वैसी थी कि मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ। मेरे खाना खाने का कोई पैटर्न सही नहीं है, मेरे लाइफ़स्टाइल बिगड़ी हुई है। तो आई यूज्ड टू फ़ील दैट कि पीरियड्स आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होती थी। हाँ, देन ग्रेजुअली आई वर्कड ऑन माय लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ वगैरह, और फिर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए। मुझे मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की डेफ़िशिएंसी भी थी, तो वो कंटिन्यूअस लेने के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हुई मेरे साथ। ओके, सो अगर किसी वुमेन को भी ऐसी कोई सिचुएशन वो फेस कर रही है, तो उनको तुरंत ही गायनेक से कंसल्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आगे जाके एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। एब्सोल्युटली। मैम, इससे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं? नहीं? नहीं। ओके। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि आपकी भी एक टाइम पे लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई थी कि आप सही से खा पा रही नहीं रही थी। तो ऐसी बहुत सी वुमेन हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ। तो स्ट्रेस का हमारे ब्रेस्ट पर कुछ असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। तो ब्रेस्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो मसल, फैट और डक्ट से बने हुए होते हैं, विच हैज़ अ कोलेजन टिश्यू इन इट। ठीक है? तो जब कोलेजन टिश्यू जो होता है वो एजिंग के साथ कम होता जाता है, तब ऐसा लगेगा कि सैगिंग हो रही है। हाँ, कि ढलान ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आप स्मोक करते हो, तो ऐसे केस में ऐसा लगेगा कि कोलेजन का टिश्यू वहाँ से कम हो रहा है। ओके। और यस। मैम, आपने स्मोकिंग के बारे में बताया, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल का डायरेक्टली हमारे ब्रेस्ट पे भी इम्पैक्ट यस, पड़ता है? एब्सोल्युटली। कैसे? उससे कोलेजन टिश्यू में इफ़ेक्ट होगा और उससे ओके। ब्रेस्ट के साइज़ शेप में इफ़ेक्ट होगा। ओके। मैम, अभी आपने बताया ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में, तो बहुत से ऐसे वुमेन होती है जिनको ना थोड़ा हेवी ब्रेस्ट होता है जिनका। या तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनको कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? तो देखो, ब्रेस्ट का साइज़ होता है दैट हैज़ सो मच टू डू विद जेनेटिक्स, कि अगर मेरे मम्मी को, मौसी को, नानी को जैसे होंगे वैसे ही मेरी सिचुएशन, मेरी साइज़ होने वाली है। इट हैज़ सो मच टू डू विद आवर जेनेटिक्स। सेकंड इज़ गोइंग टू बी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज़ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ डिसाइड होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होना या बहुत ज़्यादा लेस साइज़ का ब्रेस्ट होना, दैट हैज़ सो मच टू डू विथ व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ वी डू, ओके। जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, या ओके, सो मेजरली ये जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यू मेंशन्ड अबाउट द एक्सरसाइजेज। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, तो क्या-क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है? 120 to 150 मिनट्स ऑफ एक्टिव वर्कआउट्स इन 1 वीक। ठीक है? तो 1 हफ्ते में 130 टू 150 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आप कार्डियो कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, अलग-अलग बॉडी के मसल्स को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, व्हाटएवर दैट यू फाइंड कंफर्टेबल विथ। सो एक्टिव लाइफस्टाइल इन शॉर्ट इज़ अ हेल्पफुल वन। ओके। मैम, अगर किसी को बार-बार ब्रेस्ट में पेन फ़ील हो रहा है, उनको लग रहा है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको आज पेन फ़ील हुआ, देन वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। आफ्टर सम टाइम फिर उनको सेम प्रॉब्लम फ़ील हो रही है, तो क्या ये एक सीरियस प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए। ओके। और इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? मेजरली किन वजहों से ऐसा होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया, फाइब्रोएडिनोमा, ओके। फाइब्रोएडिनोसिस, साइक्लिकल मास्टेल्जिया, और अगर कोई ट्यूमर है निप्पल का, अरियोला का, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओके। हमने मैम एक्सरसाइज के बारे में बात की। आपने बताया कि कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो वुमेन अपने डेली रूटीन में अगर शामिल करें तो उनकी ब्रेस्ट यस। हेल्थ काफ़ी अच्छी रह सकती है। अब हम थोड़ा बात करते हैं डाइट के बारे में, बिकॉज़ अगर हम वुमेन की बात करें तो इंडिया में आई थिंक बहुत सी वुमेन ऐसी हैं कि जो अपने
खाने पर इतना ध्यान नहीं देती, फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो कुछ टिप्स आप उनके साथ शेयर करिए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करनी है, ताकि वो अपने उनका जो ब्रेस्ट हेल्थ है वो अच्छा रह पाए, और आगे जो भी सीरियस कंसर्न्स हैं उनको वो ना फेस करना पड़े। ओके, सो स्मोकिंग, अल्कोहल और शुगर, ये 3 चीज़ों को हमें मैनेज करना है। मैनेज मतलब वो करना ही नहीं है। उसके साथ-साथ बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। लाइक अगर आपके सामने एक डिश रखी हुई है तो प्रॉपर पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स होने चाहिए। 20 टू 25 ग्राम्स प्रोटीन ऐड करना चाहिए और उसे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी और राइस के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो आपकी डिश में मैक्रोज़, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोज़, फाइबर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अभी हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कि हम भर-भर के रोटी और राइस खा रहे हैं, प्रोटीन का कोई अमाउंट नहीं है, सब्जियाँ नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हर एक एलिमेंट को हम अच्छी तरीके से ले रहे हैं। ओके। मतलब सारी चीज़ें आपको मॉडरेशन में लेनी बहुत ज़रूरी है, जी। एंड अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं तो आपको इन फ्यूचर भी जाके कुछ ब्रेस्ट हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आप नहीं फेस करेंगे। सो मैम, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट हेल्थ, हमने पहले ब्रा के बारे में बात की थी, एंड यू टोल्ड मी कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो तो आप परफेक्ट जो ब्रा साइज है वो आप पता कर सकते हो। मार्केट में ना अलग अलग तरीके की ब्राज अवेलेबल हैं, मे बी पुशअप ब्राज एंड एवरीथिंग, वाइड वाली जो ब्राज होती हैं वो भी। तो क्या ये हमारे लिए सेफ होती हैं? बिकॉज बहुत से वुमेन है उनको ना प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि एक हैवीनेस रहती है, एक टेंडरनेस रहती है। तो जो पुशअप ब्राज होती हैं, अंडर वाइड जो ब्राज होती हैं, क्या वो सेफ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेफ होती है। ब्रा पहनने से या ब्लैक ब्रा, पुशअप या वो सारी ब्रास पहनने से कैंसर नहीं होता है। ओके, तो ये मतलब पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके। ऑल्सो एक कन्फ्यूजन रहता है बहुत वुमेन में कि सोते टाइम क्या उनको ब्रा पहन के सोना चाहिए, उतार के सोना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, एंड अलग अलग तरीके से लोग एडवाइस देते हैं। यू आर द एक्सपर्ट, प्लीज हमारी ऑडियंस को गाइड करिए। जी, बिल्कुल आपको उतार के सोना चाहिए फॉर योर कम्फर्ट सेक। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाएगा अगर आप पहन के सोओगे तो उसके लिए नहीं उतारना है, बट फॉर योर कम्फर्ट एंड वेलबींग आपको उतार के सोना चाहिए। ओके। सो आपके कंफर्ट के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं है कि उसका आपके ब्रेस्ट पर ब्रेस्ट कुछ हेल्थ असर पड़ेगा। ओके। जी। सो मैम ना बहुत सारी लोग जो विमेन होती हैं वो मसाज भी करती हैं, ऑयलिंग एंड ऑल, तो ये सेफ रहता है उनके लिए? हाँ जी, सेफ रहता है। ऑयल आपके कोई भी बॉडी पार्ट के लिए नरिशिंग होता है। तो ऑयल करने से, मसाज करने से साइज़ पे चेंजेस होंगे, दैट इज़ अ मिथ। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फॉर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू आप मसाज कर सकते हो। ओके, मतलब ये सेफ है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी? जी। ओके। सो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हमने डिस्कस किया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। अगर किसी वुमेन को अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या-क्या चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या-क्या हैं जो जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो एक तो प्रॉपर साइज़ की ब्रा पहननी है, रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोज़, माइक्रोज़, कोलेजन वगैरह, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि समथिंग इज़ अनयूजुअल तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कराना चाहिए, ठीक है? डोंट्स में स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, बिना स्पोर्ट्स ब्रा पहने एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके। सो आई एम श्योर जो भी टिप्स आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे। इसके साथ ही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि जो हार्मोनल कंट्रोल बर्थ पिल्स होती हैं, उनका असर भी हमारे ब्रेस्ट पर पड़ता है? हाँ जी, अप टू एन एक्सटेंट। ओके। क्या कितना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो सकता है वो? देखो, बर्थ कंट्रोल पिल, मैं पहले तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें समझाना चाहूँगी कि विमेन की बॉडी में 20 टू 37 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसमें सबसे पहला फेज़ है पीरियड्स, जिसमें सारे हॉर्मोन्स कम हो गए होते हैं। उसके बाद होता है फॉलिक्यूलर फेज़, तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन बढ़ने लगता है। फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज़, जिसमें सारे हॉर्मोन्स पीक लेवल पे होते हैं। उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज़, तो जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ होता है।
तो इसमें जब आप नॉर्मली देखने जाओ तो वुमेन की लाइफ में हर हफ्ते ही अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। जब आप बर्थ कंट्रोल पिल लेना स्टार्ट करते हो तो थर्ड या फोर्थ डे से क्या होता है कि हर रोज आप एक गोली खा रहे हो। ओके, सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन आप थर्ड या फोर्थ डे से ले रहे हो, तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक पता है और जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ लोगों को ना बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वजह से भी साइक्लिकल मास्टेलिया जैसी इफेक्ट आती है कि उनको तनाव महसूस होता है, कि उनको भारीपन लग रहा है, भारीपन लगता है, ऐसा होता है। ओके, सो हाँ, ये वो सीरियस नहीं है पर हम्म हाँ। लेकिन मैम अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जो वुमेन है उनको पहले क्या चीज़ें जिनका पहले स्टेप्स लेने हैं उनको? उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो बर्थ कंट्रोल पिल किस रीज़न की वजह से ले रहे हैं। वो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए ले रहे हैं या बच्चे नहीं चाहिए उसके लिए ले रहे हैं, सो दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस। ओके। हाँ, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में क्या-क्या चेंजेस आते हैं? साइज, शेप, स्ट्रक्चर, निप्पल्स, अरियोला सारी ही चीज़ों में चेंजेस होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत सैगिंग जो है वो बढ़ गई है। हाँ, तो सारे चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से भी हमारे ब्रेस्ट पर कुछ गलत असर पड़ता है या फिर कैंसरस हो सकता है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से कैंसरस हो सकता है। ओके। तो जितनी भी वुमेन आज हमारा ये जो एपिसोड देख रही हैं, आप उनको एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी ताकि वो अपनी ब्रेस्ट हेल्थ को अच्छा रख सकें? आपको खाने पीने, सोने, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, प्रॉपर और करेक्ट साइज ब्रा, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी, इतनी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो घर पे बैठे मत रहो, डोंट सफ़र इन साइलेंस, और सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो मैम एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी, किस एज पर ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है वुमेन में? किस एज पर उनको चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं? देखो, प्यूबर्टी में क्या होता है कि 8, 9, 10 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होते हैं सबसे पहली बार। उसके पहले ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज़ थेलाक। उसके बाद होता है प्यूबाक, मेनार्क एंड एड्रीनाक। एड्रीनाक मतलब बॉडी और प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर का बढ़ना, ठीक है? तो जब से प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, तब से इसके बारे में नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको पता होगा कि प्यूबर्टी तक कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, लाइक 1 साल से 8-9 साल तक के बच्चों को। उसके बाद सडनली उन्हें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे भाई के साथ क्यों नहीं हो रहा? मुझे क्यों अलग तरीके के इनर वेयर्स पहनने पड़ रहे हैं? हाँ, आई यूज्ड टू स्लाउच एंड आई यूज्ड टू कवर माय ब्रेस्ट विथ माय हेयर, और बैग ऐसे आगे रख देती थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था जब तक रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का चैप्टर आए मेरी बायोलॉजी में, उससे पहले ही मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत लोगों में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं हम। हाँ, तो आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 6-7 ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है, एस्पेशली इन दिस एज एंड टाइम। ट्रू दैट। एंड मैम जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल शेयर किया कि आप भी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे व्हेन यू वर स्मॉल, तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया में आज भी ये जो टॉपिक है एक टैबू की तरह ट्रीट किया जा सकता है? क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है? आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है फॉर हम्म। श्योर, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ये ना कोई मार्स और प्लूटो वाली बातें हैं जो हमें यूजुअली नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक 10 फिंगर्स है हमारे पास, एक टंग है, 32 टीथ है, तो ये सारे ऑर्गन्स के नाम हम ले सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आवर जेनाइटल्स या ब्रेस्ट, तो ये सारी चीज़ों के हम नाम नहीं ले सकते। So yes, taboo is there, but awareness is also there. And thanks to social media, and we have a beautiful people who are creating awareness on a day-to-day basis. फॉर श्योर मैम, वी हैव पीपल लाइक यू ऑन सोशल मीडिया जो इतना ज़्यादा इन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस हमारी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं।
सो मैम हमने ब्रेस्ट को पूरा अच्छे से कवर किया है, आपने बताया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं एंड क्यों ब्रेस्ट हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना, उसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके बस कुछ आंसर्स देने हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, आपकी करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है? एक पेशेंट थे मेरे, अभी भी है, उनका नाम है तेजल। मैं अपना फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो उनकी पहली डिलीवरी मैंने करवाई थी। फिर मैं थर्ड ईयर में आ गई, तब तक वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के टाइम ही चाइनीज़ बाहर का खाने की वजह से उनको हेपेटाइटिस ई हो गया, HIV। नाउ HIV इज़ फेटल इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही उनको हिपेटिक एनकेफेलोपैथी हो गई, मतलब वो कोमा में चली गई। हाँ, और कॉर्ड प्रोलैप्स होने की वजह से उनको सी सेक्शन करना पड़ा। तो सी सेक्शन हुआ, वो कोमा में चली गई और मैं नई-नई सीनियर बनी थी तभी। हाँ, तो आई रिमेंबर दैट मैं उनके साथ इतनी ज़्यादा अटैच थी कि हर रोज़ मैं मंदिर जाती थी उनके लिए प्रे करने के लिए। एंड 8-10 दिन कोमा में रहने के बाद वो उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस गेन की थी। सो आई एम रियली अटैच्ड विथ हर। और वो मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था, क्योंकि हेपेटाइटिस ई के ज़्यादातर केसेस में मोर्टालिटी का चांस ज़्यादा होता है। पर वो सारी चीज़ें, उनका बिलिरुबिन, लिवर एंजाइम्स के रिपोर्ट, सारी चीज़ें ज़्यादा थी, फिर भी वो सारी चीज़ों को मैनेज करके बाहर आए थे इसलिए। ओके, एंड नाउ शी इज़ फाइन? या शी इज़ इन टच विथ मी एज़ वेल। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक दिन के लिए आप किसी और प्रोफेशन में जा सकती तो क्या चूज़ करती? मॉडल। फॉर श्योर, इट विल डेफिनेटली सूट यू। इसके बाद एक मिसकंसेप्शन जो लोग डॉक्टर्स के बारे में रखते हैं कि उनको सिर्फ पैसों में और सी सेक्शन में इंटरेस्ट है। दैट इज़ नॉट ट्रू यार। ट्रू दैट। एक गायनेकोलॉजिस्ट का बिगेस्ट नाइटमेयर? पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके। क्या एक मिथ है जो आप हमेशा तोड़ना चाहती हैं रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ? कि वर्जिनिटी होती है, एक सील होता है, वो टूटता है और फिर ब्लीडिंग होता है। अगर नहीं होता है तो आप में कोई खराबी है, आपको कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें। वर्जिनिटी इज़ नथिंग, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके। क्या एक हेल्थ टिप है जो हर लड़की को 18 साल के अंदर मिलनी चाहिए? साइकिल सिंक्रोनाइजेशन, कि जैसे पीरियड के 4 फेजेस होते हैं, पीरियड्स, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल, उसके हिसाब से आपका खाना पीना, सोना और एक्सरसाइज, ये 4 चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती है वो। ओके। मोस्ट कॉमन वुमेन हेल्थ इश्यूज, वुमेन्स हेल्थ इशू जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? PCOS। ओके, अपार्ट फ्रॉम PCOS? इनफर्टिलिटी। ओके। एक फनी या वियर्ड क्वेश्चन जो किसी पेशेंट ने आपसे पूछा हो? मैंने सिर्फ ऊपर-ऊपर से किया है और मेरी गर्लफ्रेंड के पीरियड मिस हो गए हैं, तो क्या वो प्रेग्नेंट है? तो आप कैसे आंसर करती हैं ऐसे क्वेश्चंस को? कुछ नहीं, मैं थोड़ा चीज़ें ब्रेक डाउन करने की कोशिश हुँ। करती हूँ कि कब इंटरकोर्स हुआ था, कितना इंटरकोर्स हुआ था, हुँ। व्हाट वाज़ द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन, पीरियड का कौन-सा दिन था, प्रोटेक्शन यूज़ किया था, नहीं किया था, और उसके हिसाब से उनको समझाती हूँ और आगे थोड़ा-सा ध्यान रखने की सलाह देती हूँ। ओके, डू यू थिंक जैसे अभी हमने बात की कि वुमेन को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वुमेन के साथ-साथ मेन को भी ब्रेस्ट हेल्थ या वुमेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले ही हैं। हुँ। एंड हाँ, बाय द वे, मेल ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो अ थिंग। ओह! ऑफ कोर्स केसेस थोड़े से कम हैं, हुँ। अच्छी बात है वो, पर मेल ब्रेस्ट कैंसर्स आर ऑल्सो देयर। तो आपके पास मेल्स भी आते हैं? हाँ जी। ओके। या मोस्टली उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मेल की इनफर्टिलिटी एक होती है। ओके। अगर उन्हें इंटरकोर्स के दौरान कोई दिक्कत होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या उनको इनफर्टिलिटी है, मतलब अगर एक कपल, औरत को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो हम मेल के भी सारे टेस्ट्स वगैरह कराते हैं। तो अगर उनके सीमेन रिपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट है या एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट है ही नहीं, हुँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी मेन भी आते हैं ओपीडी में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को वुमेन ब्रेस्ट हेल्थ पर इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की। एट लास्ट अगर कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। डोंट सफर इन साइलेंस। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।